ब्रेस्ट सिस्ट, फाइब्रो एडिनोमा, ब्रेस्ट सिस्ट या फाइब्रो एडिनोमा का जो लेवल होता है आपके लेवल पे ही है। आप अगर इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे तो रिजल्ट परफेक्टली 100% आपको देखने को मिलेगा। कई लोग इसे कैंसर समझते हैं, कई लोग इसे ट्यूमर समझते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो कैल्शियम डिपोजिशन होने के कारण वो लंप हार्ड होता है, इसलिए वो फाइब्रो एडिनोमा। अब एडिनोमा मतलब बेनाइन कैंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एडिनोमा मतलब बेनाइन कैंसर होता है। नॉन कैंसरस ट्यूमर के रूप में इसको जाना जाता है फाइब्रो एडिनोमा को। सिंपल अगर आप देखोगे दो प्रकार के फाइब्रो एडिनोमा पाए जाते हैं। एक होता है सिंपल फाइब्रो एडिनोमा यानी सिंगल, वहां पर ये मैंने पूरा डायग्रामेटिक बनाया है, आपको मैंने ग्रुप में भेज भी दिया, आप सी कर देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है, जो माइक्रोसिस्ट में वहां पर डेवलप होता है, यानी ये कैंसर नहीं है। जब आप सिंपल फाइब्रो एडिनोमा के लेवल पर जाओगे ये कैंसर नहीं है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा में जाओगे तो मैक्रोसाइट में कैंसर हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो मैक्रोसाइट्स होती है, बड़ी बड़ी सेल्स होती है, उसमें अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है और उसमें, तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। आप इस डायग्राम को देख सकते हो, जब आप ये ब्रेस्ट का डायग्राम देख रहे हो, ये निप्पल एरिया, ये एरियोलर एरिया, जब फाइब्रो एडिनोमा डेवलप होता है तो अगर एब्सेस के रूप में आ रहा है तो वो फर्स्ट पॉइंट होता है जो किसी भी प्रकार के एल्यूलाई के डक्ट में ब्लॉकेज के वजह से होता है, इन्फेक्शंस के कारण होता है, वो एक्सिस के रूप में वहां पर सामने आता है। दूसरा आता है फाइब्रो एडिनोमा, जो लंप बन रहा है और लंप हार्ड हो गया, उस पर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया इसलिए हार्ड हो गया, और हार्ड होने के कारण सिंगल अगर होता है तो वो सिंगल सिंपल फाइब्रो एडिनोमा होता है, यानी एक सिंगल वहां पर ब्रेस्ट के लेवल पर गठान नजर आती है, वो सिंगल फाइब्रो एडिनोमा के लेवल पर नजर आती है आपको दोस्तों। लेकिन अगर यही फाइब्रो एडिनोमेटोसिस जब बहुत डेंजरस हो जाता है, कई जगह पर कई लोब्यूल्स इन्वॉल्व हो जाती है और बहुत सारा वहां पर हार्ड गठान आपको लोअर लेवल, मतलब फ्रंट में नहीं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में अगर आपको नजर आए, डीपली नजर आए, आप मान के चलना ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमा डेवलप हो गया है, जो डेफिनेटली सिंगल वाला तो कैंसर नहीं है, लेकिन जब मल्टीपल वाला है डेफिनेटली दोस्तों वहां पर फाइब्रो एडिनोमेटोसिस के रूप में देखने को मिलेगा। जो मैक्रोसाइट्स होती है, जो बड़ी बड़ी सेल्स होती है वहां की, उस मैक्रोसाइट में कैंसर की वजह से आपको देखने को मिलेगा। यहां पर तीसरी कंडीशन होती है सिस्ट। जो सिस्ट होती है उसमें एक छोटी सी थैली बन जाती है, और ये स्पेशली दोस्तों सिस्ट के रूप में वहां पर निर्माण होती है, ठीक है। तो जब हम सिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सामने नजर आएगी, उसका प्रोटोकॉल मैं आपको अलग से, इसमें मैंने नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल मैं आपको अलग बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप कैंसर के लेवल पर काम कर रहे हैं तो मैंने आपको कुछ प्लांट्स के बारे में बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था दोस्तों स्क्रोफुलोसा नोडोसा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कोनियम मैक्युलेटम, मैंने आपको बताया था टेक्सास बक्काटा, मैंने आपको बताया था हार्डिस्टिस कैंडेंसिस, मैंने आपको बताया था फाइटोलक्का डिकेंड्रा। ये वो प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेस्ट ग्लैंड से, ब्रेस्ट की जितने भी ट्यूमर की कंडीशंस होती है उससे डायरेक्टली अटैच होते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप मेडिसिन अभी फटाफट आप बता दोगे, ठीक है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहा होगा तो भी मेडिसिन आप फटाफट बता दोगे दोस्तों। लेकिन अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नजर आएगी दोस्तों। याद रखिएगा, मोस्ट यंग गर्ल्स में आपको ये देखने को मिल रहा है आज के समय में, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर यानी सिंपल फाइब्रो एडिनोमा के रूप में देखने को मिल रहा है, जो कि हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है दोस्तों, जो प्यूबर्टी में आती है, और जैसे ही ग्लैंडुलर टिश्यू में ओवर ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, कैल्शियम ऑलरेडी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, डिपॉजिट हो जाता है। अगर प्यूबर्टी के एज में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रोटोकॉल को मत भूलना दोस्तों आप, ठीक है। A3C5 वेन 200, इस प्रोटोकॉल को मत भूलना, 2-2 बूंद दिन भर में 3 से 4 बार दे देना। पल्सिटिला निग्रिकेंस याद कर लीजिएगा, A3 की मेडिसिन पल्सिटिला निग्रिकेंस, कोनियम मैक्युलेटम और स्क्रोफुलोसा नोडोसा, फाइटोलक्का डिकेंड्रा, C5 में चले जाइए आप, ठीक है, आपको नजर आ जाएगा। और जब इस प्रोटोकॉल को आप सिलेक्ट करोगे और प्रोटोकॉल को कंटिन्यू करोगे, आप S1 इसमें शामिल अगर कर लेते हैं तो स्क्रोफुलोसा नोडोसा भी आप, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट के बिहाफ पर आप यहाँ पर शामिल कीजिए और रिजल्ट लेकर देखिए दोस्तों। मैं जो करता हूं वो आपको बता रहा हूं।
जब यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर ओवरग्रोथ हो गई, आप देखिए एकदम हार्ड एक छोटी छोटी गठाने डेवलप होती है, वो सिंगल भी हो सकती है, पेनलेस भी होती है, वेल डिफॉर्म लम्प्स, और वहां पर एक आप उसको अलग, जब महिला ब्रेस्ट को हमेशा वॉश करती है उस दौरान उसको अचानक कभी हाथ लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, अचानक वो वहां पर मर्ज करती है, देखती है दबा के, तो वहां पर अंदर के साइड में उसको एक छोटी सी गठान होती है। अगर वो नहीं बताती है, शर्मिंदगी के कारण नहीं बताती है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जितना लेट करेगी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा कि कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा सबसाइड हो जाएगा, फैल जाएगा। इसीलिए एक सिंगल सिंपल पेनलेस वेल डिफाइंड लम्प्स वहां पर बन जाता है, और ये मोबाइल होता है। और कभी कभी तो एक ब्रेस्ट की बात करते हैं, कभी कभी तो दोनों ब्रेस्ट में पाया जाता है दोस्तों। ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है दोस्तों, यानी एक ही साइज में बना रहेगा और काफी समय तक कभी भी ये एक ही साइज में बना रहता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये डिक्रीज भी हो सकता है या इंक्रीज भी हो सकता है, यानी कभी कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी कभी अचानक कम हो जाता है दोस्तों। एक साइज में वहां पर दोस्तों स्टेबल होता है, बिल्कुल स्टेबल एक साइज में बना रहेगा, और कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं दोस्तों, उसके ठीक होने पर अपने आप रिड्यूस भी हो जाता है। ठीक है, कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसके ठीक होने पर अपने आप ये रिड्यूस हो जाता है। अगर हार्मोनल इन्फ्लुएंस के लेवल पर आप करेंगे तो आपको वहां पर बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल तय करना है, बहुत ब्रिलियंटली आप वहां पर तय कर सकते हो। कैसे? आप केवल हार्मोनल मेडिसिन के लेवल पर 5वें नंबर का प्रोटोकॉल A3 C5 N1 S1 ये ऐड करके दे दीजिए, आप L1 ये प्रोटोकॉल दे दीजिए, मेनली ये है A3 C5 N1। लेकिन अगर आपने यहाँ पर L1 ऐड कर दिया, S1 ऐड कर दिया, तो और मिरेकल हो जाएगा दोस्तों, बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जितना समय बनने में लगा उसका 1/4 पीरियड देना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 से 4 महीने। ठीक है, नोन कॉजेस नहीं है, आप ज्ञात कारण नहीं जानते हो कि भाई क्यों हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जब 20 से 40 इयर्स में आप दौरान देखोगे, प्रेगनेंसी के दौरान देखोगे, जेनेटिकली कंडीशन में भी देखोगे, रेयरली बहुत बड़ी संख्या में आपको इन्फेक्शन के कारण भी होते हुए नजर आएगा। फाइब्रस टिश्यू के एक्यूमुलेशन के कारण हार्ड ग्लैंड कलेक्ट हो जाती है, और जब हार्ड ग्लैंड कलेक्ट हो जाएगी, हिस्ट्री का आप देखो वहां पर आपको ओवेरियन ट्यूमर की हिस्ट्री मिल रही है उसके परिवार में, उसकी मिसेस को, मतलब उसकी माँ को और उसकी मासी को, तो डेफिनेटली आप देखो वहां पर ओवेरियन सिस्ट या स्किन डिसीज के कारण भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है। जब ये कॉम्प्लिकेशन होती है दोस्तों, तब आप हार्मोनल चेंजेस सबसे बड़ा कारण देखते हो। इसलिए मैंने आपको कहा केवल हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनल चेंजेस किससे कंट्रोल होता है। आप डायग्नोसिस में सोनोग्राफी कराइए, फाइब्रो एडिनोमा का डायग्नोसिस करने के लिए दोस्तों आप वहां पर नीडल बायोप्सी भी करा सकते हो। ठीक है, मेमोग्राफी भी करा सकते हो। कैंसर के लंप अगर हैं, क्रॉनिक या फाइब्रो एडिनोमेटोसिस नजर आ रहा है, कैंसर के लंप जैसा लग रहा है, पेनफुल कंडीशन, हमेशा याद रखिएगा फाइब्रो एडिनोमा में पेन नहीं होता, लेकिन जब मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फाइब्रो एडिनोमेटोसिस होता है और कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, तब पेन शुरू हो जाता है, तब मैक्रोसाइट में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें ये चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। कई बार हमें सिस्ट मिलता है, अगर सिस्ट की बात की जाएगी तो सिस्ट में प्रोटोकॉल बहुत इजी होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर C5 A3 S1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। L1 G सेकेंड डायल्यूशन, इसको सेकेंड, फिर 5th, फिर 10th, फिर 30 और 200 इस प्रकार से देंगे। आप देख लीजिएगा दोस्तों, विद इन 6 मंथ किसी भी पेशेंट को आप टाइम मत दीजिएगा, टाइम बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस कितना है क्या आपको पता है? क्या मुझे पता है? बिल्कुल नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस लेडीज की एटमॉस्फेयर पे, वो ठंडे वातावरण में रहती है, गर्म में रहती है, दिन भर पानी में रहती है, दिन भर बंद कमरे में या कहीं पर जाकर काम करती है दोस्तों, ये उस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए प्रोटोकॉल का डेफिनेशन इसी बात पर होगा कि वहां पर प्रोटोकॉल साइज कितना है, ब्रेस्ट का साइज कितना है, और ब्रेस्ट के साइज में उस ट्यूमर का साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल डिपेंड करता है। लेकिन मेन प्रोटोकॉल जो होता है C5 S1 L1 A2 N1 200 या 1M। अगर इसके साथ अब आप इस प्रोटोकॉल को ध्यान से देखिए, इस प्रोटोकॉल के लेवल पर अगर गैंग्रीनल 4th 10th डायल्यूशन आपने दे दिया, और वो भी 2-2 बूंद दिन भर में 4 बार, जितना भी 10 देना है आपको, जितना भी ऑर्गेनो बूस्टर गैंग्रीनल 4th देना है, सब
आपको 2-2 ड्रॉप में देना, ओनली 2-2 ड्रॉप्स। और इसीलिए यहाँ पर आपको ये पूरा ट्रीटमेंट सूटेबल करता है, पूरे प्रोटोकॉल सेट होते हैं और जब रिजल्ट लिया जाता है, मैं बहुत सारे पेशेंट में बहुत सारी बच्चों की जिंदगी बचा चुका हूं दोस्तों, सर्जरी इंसिजन से ब्रेस्ट के लेवल पर बचा चुका हूं। इसीलिए आपको कह रहा हूं ये साइज पर डिपेंड करता है, लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, एवरी 6 मंथ आपको ऑब्जर्वेशन करवाना पड़ेगा उसका। यानी आपको याद रखना है 30 साल से लेकर जितनी भी कम उम्र की लड़कियां होती है उनमें एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस सबसे पहले होता है। और 20 साल के पहले दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर कोई महिला यूज करती है, याद रख लेना 20 साल के पहले यदि कोई महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग करती है दोस्तों, तो डेफिनेटली मान के चलेगा वहां पर इसी एस्ट्रोजन के लेवल से इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों मैंने तो आपको एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए भी आपको बताया है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है यदि किसी का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप तुरंत पहचान जाइए कि एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है। पेनफुल कंडीशन यदि बढ़ रही है, बहुत ज्यादा साइज बढ़ने के कारण पेनफुल कंडीशन बढ़ रही है, तो जैसे जैसे ब्रेस्ट का साइज एडल्ट अवस्था में आने के दौरान बढ़ता जाएगा, लंप भी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कोई भी कंडीशन अगर इंक्रीज हो रही है, अन्य कंडीशन जो कैंसरस ग्रोथ में उसको कन्वर्ट करती है वो इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लंप भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आज के समय में एक नई मेथड आ गई, याद रखना, आज शायद आप लोगों को नई चीज बता रहा हूं, बहुत नई मेथड हो गई। इसको बोलता है वैक्यूम असिस्टेंट फाइब्रो एडिनोमा रिसक्सेशन बाय सीवेप मशीन, ठीक है। सीवेप मशीन निडल अटैच्ड इन वैक्यूम पंप, ठीक है। ये एक वैक्यूम पंप में अटैच होता है जो लोकल एनेस्थीसिया उस 3 मिलीमीटर एरिया में जहां पर ये इसको लंप को देखा जाता है, उस 3 मिलीमीटर एरिया को कट करके निडल के माध्यम से फाइब्रो एडिनोमा को डालकर उसे सक्शन करके मशीन में टिश्यू को ले लिया जाता है और उसे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया जाता है। 2 सेंटीमीटर के केसेस में दोस्तों वहां पर देखते हैं स्किन के क्लोज नहीं होना चाहिए, याद रखें आपको डीप में होना चाहिए, स्किन के क्लोज हुआ तो फैल जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भी देखता है उसी पार्ट को उठाता है जो स्किन के 2 सेंटीमीटर अंदर होता है। इसीलिए ब्रेस्ट के मैंने आपको इसीलिए बताया कि डीप पार्ट में होता है, और डीप पार्ट में अगर निकलेगा तो वहां पर बहुत आसानी से डायग्नोस हो जाएगा और प्रोटोकॉल का डायग्नोसिस उसी टेक्निक के माध्यम से होता है। मेल व फीमेल दोनों में ज्यादातर देखा जाता है दोस्तों, कई बार मेल में भी ब्रेस्ट में हार्ट ट्यूमर्स के रूप में देखने को मिलता है और यही आगे जाकर ब्रेस्ट कैंसर के रूप में डेवलप करता है। दोस्तों याद रखिएगा ये ओपन टेक्निक सर्जरी आजकल आ गई है, ओपन टेक्निक सर्जरी के माध्यम से बहुत ही इजीली ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पर फाइब्रो एडिनोमा अगर कैंसर के चांसेस में पूरा ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। अन्यथा कभी कभी केवल लंप को इंसिजन देकर वहां पर जैसे लाइपोमा को निकाला जाता है वैसे इसको भी वहां से निकाल दिया जाता है दोस्तों, लेकिन बाद के लिए खतरे की घंटी हो जाती है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा 4 मेडिसिन जो सबसे ज्यादा होम्योपैथिक फिजिशियन यूज करता है, वही 4 मेडिसिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसी कैंसर के लेवल पर प्रूफ की गई है दोस्तों। फाइटोलक्का डिकेंड्रा, पल्सेटिला निग्रिकेंस, ठीक है, स्क्रोफोलोसो नोडोसा और कूनियम मैकुलेटम, ये डायरेक्टली इंडिकेट करती है इस फाइब्रो एडिनोमा के लेवल पर, और इसीलिए हमारे पास तो ऑलमोस्ट यही प्रोटोकॉल सेट होता है। इसलिए हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। C5S1 L1 A2 N1 ये सबसे ब्रिलियंट और आज के समय में मेरा नंबर 1 हथियार है, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे एब्सिस हो, चाहे फाइब्रो एडिनोमा हो या फाइब्रोमेटोसिस है। यहाँ पर ये मेन प्रोटोकॉल है और यही मेन प्रोटोकॉल के साथ में मैं अल्टरनेट करके यहाँ पर S6 आपका गैंग्रीनोल D10 में 2-2 बूंद दिन भर में 4 बार जरूर देता हूं, ठीक है। भले वो कैंसर हो या ना हो, मैं जरूर देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैक्रोसाइट सेल्स में चला गया तो डेफिनेटली कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पहले ही उसको रिवर्स मान लो, जैसे D10 दिया, रिक्वायरमेंट रिजल्ट के रूप में सामने आ गई, तो हम उसको D9 D8 D7 तक लाएंगे तो ऑटोमेटिक क्रॉनिक स्टेज से रिटर्न हो जाएगा, और जैसे रिटर्न होता चला जाएगा हमारा प्रोटोकॉल रिड्यूस होता चला जाएगा। 2 बूंद दिया, D9 में आए 4 बूंद कर दिया, D8 में आए 5 बूंद कर दिया, D7 में आए मैक्सिमम हमने 10-10 बूंद कर दिया, D6 में आए हमने 15-15 बूंद कर दिया, D5 में आए 20-20 बूंद कर दिया, D3 में आए 25-25 30-30 बूंद कर दिया, और जैसे D2 में आए 40-40 बूंद देकर आप देखिएगा साफ
पेशेंट्स का पूरा, मेरा जो अनुभव है मैंने बता दिया, अब आपका बारी है, आप ट्राई कीजिए। डोसोलॉजी आपके ऊपर डिपेंड करती है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर ज्यादा सीरियस है तो ज्यादा हेवी डोज देना है, अगर कम सीरियस है, मिडिल है तो मिडिल डोज देना है, यदि नेगेटिव है तो वहां पर नेगेटिव डोज दो। इसीलिए ये सारी प्रोटोकॉल्स आपको उसी के अकॉर्डिंग टेबल प्रैक्टिस में सिलेक्ट करने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। गैंग्रीनल 4D4 में हॉट कंप्रेस, अगर लेडीज हॉट कंप्रेस लेने से मना करती कोई बात नहीं, आप ऑयल में बना के दे दीजिए और केवल पेंट करा दीजिए। आप वहां पर पेंट करेंगे, तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जब आप C4 या C5 1000 यूज करते हो, C4 या C5 1000 अल्टरनेट देन वेन 1000, ये मैंने कई केसेस में प्रूव किया है। हमारे ग्रुप के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, सारे सीनियर डॉक्टर्स ने इस चीज को प्रूव किया है कि C4 या C5 और वेन 1000 अल्टरनेट वीकली चला दो आप, और वीकली चलाने के बाद में आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही क्षणों में जो कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा, कैल्शियम को तोड़ देगा और वहां से जितना भी मटेरियल बना हुआ सबको बाहर निकाल देगा। क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी हार्डनेस होती है वहां पर C4 वेन 1 का जो मिनरलाइजेशन के लेवल पर काम होता है, बहुत ऑथेंटिक काम होता है, और हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, हमें रिजल्ट फास्ट मिलता है। तो दोस्तों ये वो प्रोसेस थी जो मैंने फाइब्रो एडिनोमा के लेवल पर आपको बता दी दोस्तों। उम्मीद है आपके पास फाइब्रो एडिनोमा के केसेस आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, हमने अभी तक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात की, आज हम वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट करता है, एक बच्चे के लेवल पर और एक बड़े के लेवल पर। कैसे फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लेवल पर आप वहां पर निर्भर करोगे, कैसे उसको देखोगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इसके अलावा भी जब बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पर यूटिलाइज करोगे तो आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत सारी चीजें यूटिलाइजेशन के रूप में आपके सामने आएगी कि इसको आपने किस रूप में यूटिलाइज किया, किस रूप में आपने वहां पर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश की है। कई लोग होते हैं इस लेवल को समझ ही नहीं पाते, और कई लेवल होता है बहुत इजीली इस लेवल को समझ जाते हैं, और वो वहां पर उसी के प्रोटोकॉल के माध्यम से दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट लेवल को मेंटेन करके अपने पूरी प्रोसेस को जनरेट करते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोटोकॉल क्या बोलता है, आप इसको किस लेवल पर ले रहे हो दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉस्फोरस। अगर आप देखते हो आपके बॉडी में कहां पाया जाता है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि फास्फोरस फलानी जगह हमारी बॉडी में पाया जाता है, कितने लोग जानते हैं दोस्तों। अगर जानते होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं जानने की कोशिश, मैं 1 मिनट एक फोटो डाल रहा हूं आपको। चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, फास्फोरस बहुत ही इसेंशियल मिनरल होता है दोस्तों। आप याद रखना मिनरल्स की बात ही कर रहे हैं अभी भी हम, यानी H5C4RE के लेवल पर ही बात हो रही है अभी। यदि जो बॉडी में नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बॉडी में प्रत्येक सेल के लिए आवश्यक होता है, प्रत्येक सेल के लेवल पर काम करता है, तो आपको सोचने की जरूरत है क्या कि मुझे कैसे काम कराना है, ठीक है। फास्फोरस बहुत से फूड सब्सटेंसेस में पाया जाता है। आप पीस खाते हो ना, आप ड्राइड बीन्स खाते हो ना, नट्स खाते हो ना, मिल्क खाते हो, चीज खाते हो, बटर खाते हो, ठीक है, इनमें सब में डायरेक्टली पाया जाता है आपका फास्फोरस। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की बात करोगे पीआई, या फॉस्फेट की बात करोगे पी और PO4, ठीक है, इस रूप में हमेशा पाया जाता है। और इसी कारण से याद रखिएगा कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों कॉम्बिनेशन इफेक्ट रखते हैं, दोनों कंबाइंड इफेक्ट रखते हैं, और कंबाइंड इफेक्ट के कारण ही आप देखो बोन की जो कवरिंग होती है पेरियोस्टियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही फॉस्फेट जो होता है आपकी बॉडी से लगातार निकलते रहता है, और जब बचपन में डेवलपमेंट होता है और फॉस्फेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में टूटती है आपके बोन में से और रिमूव होती है, यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीशन होता है। आप देखो वहां पर जब बच्चा पेशाब करता है उसकी माँ शिकायत लेके आती है, देखो सर इसको दूध की दूध पेशाब हो रही है, बिल्कुल दूध जैसी पेशाब हो रही, क्यों? क्योंकि वो फॉस्फेट यूरिया जा रहा है। आप जब देखोगे यूरिन टेस्ट कराओगे, आप यूरिन टेस्ट में देखोगे एमार्फस फॉस्फेट मटेरियल 1+, 2+, 3+, 4+ के लेवल पर निकल रहा है।
आप मान लीजिएगा कि ये वहां पर बोन्स का डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये ऐसी प्रोसेस वहां पर बन रही है। इसीलिए याद रखिए बॉडी में फॉस्फेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में, ठीक है, इंटरसेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर यूनियन करवाने का काम करता है, यानी दोनों सेल को बहुत ही बॉन्डिंग कैपेसिटी मेंटेन करने का काम करता है। अगर ऐसा है तो आप केवल 3 लाइन में बताइए कि फॉस्फेट हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी, ठीक है, फॉस्फेट हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी। अगर फॉस्फेट नहीं हुआ तो कैल्शियम किसके साथ जुड़कर बोन का फॉर्मेशन करेगा, बता दीजिए आप मुझे। फॉस्फेट बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, जैसे कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि डीएनए, जैसे कि आरएनए, ठीक है, याद रखना, जैसे कि एटीपी डीएनए आरएनए और जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनके बहुत सारे इंटरमीडिएट जो फॉर्म बनते हैं उसमें फॉस्फेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इतना इंपॉर्टेंट है एटीपी डीएनए आरएनए के लेवल पर, तो आप सोच लीजिए कि अगर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो गया तो क्या, ठीक है, कई बार आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। जब फास्फोरस का मेन साइन देखा जाता है तो फास्फोरस जब भी आपके बॉडी में कम होता है तुरंत डीएनए आरएनए डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तुरंत एनर्जी का सेंसेशन बॉडी में नहीं होगा, आप देखो एकदम से डाउन हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है जब डीएनए आरएनए और एटीपी का रोल आपको पता है तो आपको फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तीनों रोल आपको ब्रिलियंटली पता है। इसीलिए कैल्शियम के साथ फॉस्फेट बोन टीथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करता है। यदि आपके बॉडी में, अब आपको मैं सीधा सा बता दूं, ठीक है, मैं सीधी बात करता हूं, यदि मान लो किसी को फॉस्फेट कंटेंट कम हो गया, क्या होगा, आप बोन को देखते हो कमजोर हो रही है, आप दांत को देखते हो कमजोर हो रहा है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को फॉर्म करता है बोन और टीथ के। अगर ऐसी कंडीशन में कोई बोन सड़ा हुआ लेकर आया या आपके दांत को सड़ा हुआ लेकर आया, आप बोल सकते हो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। यदि आपने कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को यूटिलाइज करना आ गया, आप देख लीजिएगा आप 100% यहाँ पर ठीक करते हो। आप देखते हो बचपन में आप H10 S5 C4 REWE यही प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा बच्चे को क्यों देते हो, क्योंकि उसके डेवलपमेंट को बढ़ाता है, उसकी बॉडी में मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसकी बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स हार्मोन सारी चीज को प्रमोट कराता है। जब इतनी बढ़िया चीजें आपको वहां पर प्रमोट करा रहा है तो आपको याद रखना है कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट बोन टीथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को फॉर्म करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल ही आपको दिखाता है। दोस्तों ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक बफर के जैसे एक्ट करता है। अब आप सोच लीजिए जब बफर के जैसे एक काम कर रहा है तो सोचिए आपकी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना बफर का गुण होता है और जब बफर ये काम मेंटेनेंस कर रहा है पूरी बॉडी के लेवल को मेंटेन कर जाएगा। लेकिन आपको पता तो है कि कैल्शियम और फॉस्फेट इतना बड़ा काम कर रहा है, अगर इतना बड़ा काम कर रहा है तो रिजल्ट भी उसी के समान आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप नॉर्मल वैल्यू की बात करोगे, टोटल अमाउंट फॉस्फेट का बॉडी में 500 से 800 ग्राम होता है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में कितना अमाउंट 500 से 800 ग्राम होता हुआ नजर आ रहा, इसीलिए बॉडी के प्रत्येक सेल में प्रेजेंट रहता है। दोस्तों ठीक है, इसीलिए बॉडी के प्रत्येक सेल में प्रेजेंट रहता है। 85 से 95% या 90% दोस्तों बॉडी का फॉस्फेट बोन्स और टीथ में पाया जाता है, ठीक है। बॉडी में जितना फॉस्फेट लेवल होगा उसमें से 85 से 90% आपको दोस्तों स्पेशली बोन और टीथ में पाया जाएगा। और नॉर्मल प्लाज्मा लेवल कितना होता है, केवल 4 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन। जब प्लाज्मा में जाके देखोगे 4 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन के लेवल पर, यानी पर 100 लेवल पर 4 मिलीग्राम पाया जाता है। अगर ये स्थिति है तो आप सोचिए कितना सूक्ष्म है, कितना महीन है, लेकिन उसका काम देखो कितना बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं मिनरलाइजेशन कैपेसिटी थोड़ी भी प्रभावित होती है तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। भले ही उसका रोल आपको नजर आ रहा है बहुत कम है, लेकिन जब आप उसका स्पेशल फंक्शन देखते हो आपको खुद समझ में आता है कितना बड़ा रोल वहां पर बना रहा है। इसलिए नॉर्मल वैल्यू के लेवल पर आप चले जाइए। आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे, फास्फोरस लेवल को कैसे रेगुलेट करोगे, H6C6L1YB D6, ठीक है, क्योंकि ये मिनरल्स है और मिनरल्स को बॉडी में बैलेंस कराने का काम किडनी का है। किडनी को आप सेट कर दो, मिनरल्स ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसीलिए फास्फोरस डाइटरी सोर्स के माध्यम से लिया जाता है और यही कारण है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड के एब्जॉर्प्शन के माध्यम से फास्फोरस को अडॉप्ट किया जाता है और ये बोन से भी रीअब्जॉर्ब होता है।
ठीक है, बोन से भी रीअब्सॉर्ब होता है, इसीलिए ब्लड में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहता है। ब्लड के माध्यम से आप देखो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहेगा। जब किडनी के माध्यम से पास होगा, याद रख लेना, जो किडनी के माध्यम से पास होता है तब फॉस्फेट की लार्ज क्वांटिटी यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीटेड होती है दोस्तों। और ब्लड फॉस्फेट लेवल को 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो रेगुलरली यहाँ पर दोस्तों मेंटेन करते हैं, ठीक है। और इसी कारण से दोस्तों ये उसके द्वारा रेगुलेटेड होता है। कैसे रेगुलेटेड होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको इस प्रकार से याद रखना है। ब्लड फॉस्फेट लेवल है, ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा है कि 2 फैक्टर ऐसे बताओ जिनके कारण बढ़ेगा, तो कैल्सिट्रियोल फ्रॉम किडनी से निकलने वाला, अब हम आगे पढ़ेंगे कि वहां पर जो कार्टिकोस्टेरॉन होता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों। तो यही कैल्सिट्रियोल जो होता है किडनी से वहां पर दोस्तों स्पेशली यानी एक्टिव विटामिन D3 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो वहां पर फॉस्फेट और कैल्शियम के लेवल को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो स्पेशल वर्क करता है, और स्पेशल वर्क करके ब्लड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा, जब आप पैराथार्मोन की बात करते हो जो डिक्रीज करता है, पैराथार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, वो पैराथार्मोन वहां पर फॉस्फेट लेवल को कम करता है। कैल्सिट्रियोल जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वो भी फॉस्फेट लेवल को रिड्यूस करता है। जो कार्टिसोल होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, अभी हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला कार्टिसोल जो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन होता है, वो भी इसको डिक्रीज करने का काम करता है। इसलिए आप याद रखिएगा, हार्मोन जो फॉस्फेट लेवल पर, ब्लड फॉस्फेट लेवल पर वर्क करते हैं वो केवल 3 है। एक होता है पैराथार्मोन, एक होता है कैल्सिटोनिन, एक होता है 125 डाइहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल। अगर आपको तीनों के फंक्शन देखना है कैसे कवर करते हैं, तो आप खुद समझ जाओगे व्हाई यू आर यूजिंग S6C6L1YB। ये 5 का झुंड जो होता है एकाएक सिलेक्ट नहीं होता, बड़ा मुश्किल से इसको समझने के बाद सिलेक्ट किया गया और यूनिवर्सल किया गया। आप बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट की रिपोर्ट देखते हैं किसी में आप देखोगे पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किसी में आप देखो सोडियम बढ़ा हुआ है, ठीक है। जब फ्लक्चुएशन देखते हो आपके पास कुछ सोचने का समय नहीं है, आप केवल S6C6L1YB दे दो, D6 में दे दो, आप देखो कितना बढ़िया काम करता है, दोनों कंडीशन को मेंटेन कर जाएगा। कैसे करेगा दोस्तों, पैराथार्मोन की बात करो, पैराथार्मोन बोन से फॉस्फेट के रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है और यूरिनरी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। अर्थात अभी हम जब बोन की फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं उसमें आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर बोन में से कैल्शियम निकलकर ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो जो बोन आप पेरियोस्टियम के लेवल पर देख रहे हो, हम बोलते हैं नई बनती रहती बिगड़ती रहती रोजाना, यानी रोजाना कैल्शियम फॉस्फेट जमता है, रोजाना पुराना कैल्शियम फॉस्फेट निकलता है। इसी के कारण तो हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, आपकी स्ट्रेंथ इसी लेवल पर होती है। इसीलिए ये कैल्सिट्रियोल के माध्यम से यानी 125 डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल जो एक्टिव विटामिन D3 होता है, उसके माध्यम से दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देता है और यही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए पैराथार्मोन का ओवरऑल एक्शन फॉस्फेट के प्लाज्मा लेवल को डिक्रीज करने का होता है। याद रखिएगा, पैराथार्मोन का जो ओवरऑल एक्शन होता है आपके प्लाज्मा में फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करने का होता है, क्योंकि ज्यादा अगर फॉस्फेट लेवल रहेगा बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट का प्रोडक्शन होगा, और कैल्शियम फॉस्फेट अगर जरूरत से ज्यादा हुआ, बोन में डिपॉजिट नहीं हुआ, आपके बोन के लेवल पर ये फाइब्रोएडिनोमा में जो कैल्शियम वहां पर डिपॉजिट हुआ दोस्तों, तो वो इसी फॉर्म में डिपॉजिट होता है। और इसीलिए जगह जगह आप देखोगे आपको स्टोन होता हुआ नजर आ जाएगा, हार्डनेस होता हुआ नजर आ जाएगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू कहीं डेवलप हो रहा, कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोसेस के माध्यम से पैराथार्मोन वहां पर जब कैल्शियम को निर्धारित करके बैलेंस करता है, तो डेफिनेटली फॉस्फेट को रिडक्शन करने का काम भी जरूर करता है, याद रखिएगा। दूसरा, जब आप कैल्सिटोनिन की बात करते हो तो तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जो वहां पर दोस्तों थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। ये बोन रिजॉर्प्शन के इनहिबिटिंग के द्वारा, यानी यहाँ पर बोन का जो रिजॉर्प्शन हो रहा है, जो कैल्शियम उससे निकल रहा है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो रहा है, ये वहां पर बोन के रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करके रोक कर फॉस्फेट के प्लाज्मा लेवल को भी
कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है और यूरिनरी एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। यदि ब्लड में बैलेंस करना है तो यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा और वहां से जो टूट रहा है बोन में से कैल्शियम फॉस्फेट निकलकर वहां पर कैल्शियम के साथ ब्लड के लेवल को मेंटेन कर रहा है। जब नॉर्मल मेंटेनेंस है तो ये वहां पर जाकर बोलेगा नहीं भाई कैल्शियम मत निकलो, फॉस्फेट मत निकलो, और जितना है वहां से ब्लड में से कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को रिड्यूस कर देगा। और यही कारण है आपके बॉडी में फॉस्फेट लेवल वहां पर मेंटेन रहता है दोस्तों। लेकिन जब तीसरा देखोगे आप, थर्ड 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। ये जो कैल्सिट्रियोल होता है, ये कैल्सिट्रियोल हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है दोस्तों। याद रख लेना इस बात को, यही कैल्सिट्रियोल हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। नोट कर लेना इस बात को। और यही कारण है मैं आपको बताया कि जब ये इंटेस्टाइन से इंक्रीज कर रहा है और बॉडी में ऑलरेडी फॉस्फेट लेवल ज्यादा है तो H6C6L1YB लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी का उपयोग करके हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। दैट इज द फैक्ट। इसीलिए आपको इसके अलावा भी दो हार्मोन नजर आएंगे, जो अन्य दो हार्मोन आएंगे नजर, वो भी यहाँ पर इस मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट को बैलेंस करते हैं। आप देखिए इन तीनों हार्मोन्स के संबंध में ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो फॉस्फेट लेवल को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। कैसे भाई? आपकी बॉडी में जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो फॉस्फेट ज्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट होता है, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था। तो ग्रोथ हार्मोन इंटेस्टाइनल फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और इसी के द्वारा ब्लड फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी बॉडी में डिमांड है कि भाई मुझे ग्रोथ करना है, आप फॉस्फेट लेवल आने दो, कैल्शियम आने दो, तो कैल्शियम और फॉस्फेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। इसी कारण से ब्लड में फॉस्फेट लेवल इंक्रीज हो जाता है। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खास तौर से कार्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन कहते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के इनहिबिटिंग के द्वारा ब्लड फॉस्फेट को डिक्रीज कर देता है और फॉस्फेट के रीनल एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। अब आपको ये चीज समझ में आया। यहां हमने बात करा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, यहाँ तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रोल भी आ गया। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब हमारी बॉडी को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से प्रिवेंट करने वाला जो हार्मोन होता है वो यही कार्टिसोल होता है दोस्तों। याद रखिएगा, आगे हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेवल पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, जब इन प्रोसेसेस को आप बैलेंस करना चाहते हो तभी तो आप H6C6L1YB दे रहे हो। किसी भी प्रकार की कंडीशंस को बैलेंस कर लेगा दोस्तों। ये प्रोटोकॉल सहित मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर इसको प्रूव कर सकते हैं, आप अगर इसको यूज कर सकते हैं, देन यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, आप इसको करिए और रिजल्ट आप देखिए दोस्तों। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी फिलॉसफी बता दी है पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर जो पैराथार्मोन से रिलेटेड एक टॉपिक है। क्योंकि बोन की डिसीजेस हमने पढ़ी लेकिन बोन नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा कि उसका टॉपिक यहाँ आता है जब कैल्शियम फॉस्फेट का यूज आप देखते हो। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर यूज देखना है आपको, इसका रोल क्या और ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो काम वाला जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर आपको देखना है। बोन या ओसियस टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों। अब ये एक रिजिड, यानी रिजिड का मतलब समझते हो आप, किस प्रकार का रिजिड? कड़क। ठीक है, आप याद रखना इस बात को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसके महत्व को समझ रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर समझना पड़ेगा डीप में दोस्तों। जब आप बोन या ओसियस टिश्यू की बात करते हो तो एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि आप जब स्केलेटल को फॉर्म करते हुए देखते हो, आपके बोन की हड्डी के रूप में देखते हो दोस्तों, तब वहां पर आप देखते हो कि हाँ ये एक प्रकार से ये कंडीशंस डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स का बना होता है। अब स्पेशल टाइप की सेल्स ऐसा क्या है भाई, इसमें ऐसी कौन सी सेल है जिसका ये फॉर्मेशन कहलाता है दोस्तों? तो जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, ये टफ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों, उसके लेवल पर बना होता है। अब ये टफ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो देखते हो दोस्तों, ये स्पेशल, आप इस डायग्राम के अनुसार देखो, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है दोस्तों। और ये जो टफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आप कोलेजन को देख लो,
ठीक है। ये मिनरल साल्ट के डिपोजिशन के कारण वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ करता है। यदि आपकी बॉडी में मिनरलाइजेशन नहीं है, आप देखो बोन कमजोर हो जाएगी। हम यही तो कहते हैं, हमारी किसी भी बोन में कैल्शियम नहीं होता, लेकिन मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाना और घटाना हमारी हर मेडिसिन में मौजूद है जो बोन से रिलेटेड है। हम यहाँ पर जब S5C4RE का प्रयोग करेंगे, डेफिनेटली हम मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं बोन की तरफ, ठीक है। और इसीलिए आप इस चीज को समझना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया होता है, वो पर्टिकुलर एरिया बोन के लेवल पर मिनरलेशन साल्ट के डिपोजिशन के द्वारा स्ट्रेंथ प्राप्त करता है, ताकत प्राप्त करता है। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पूरी लाइफ में आप जब से पैदा हुए हो और आप जब मरेंगे तब तक आपकी बॉडी में लगातार बोन रिन्यूड होती रहती है। बोन लगातार रोज टूटती है, रोज बनती है। याद रखिएगा, इसी कारण से बोन कैसे भी टूट जाए आप उसको हील करा सकते हो दोस्तों। इसीलिए बोन फॉर्मेशन की प्रोसेसेस के द्वारा, बोन रिजॉर्प्शन की प्रोसेसेस के द्वारा हम सारी बोन को प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसको फिर से जनरेट कर सकते हैं। उसे अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हम वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसीलिए तो मैं आपको हाइट के लेवल पर भी बताते आ रहा हूं। आपको मैंने कई बार कहा है, हमारे ग्रुप के कई डॉक्टर्स ने प्रूफ भी किया है कि हाइट के लेवल पर आप जब केवल किसी पेशेंट को S5C4RE दे दो, साथ में आप उसको S2 का अलग दे दो, S2 मॉर्निंग में दिन में 3 टाइम खाली पेट, S5C4RE 3 बार खाने के बाद, और S2 S5RE का कंप्रेस पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ये कान के पीछे, कान के ऊपर और आंखों के बीच में, ये दो बीच की जो जगह है, इस जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। यहाँ पर आप अप्लाई कराना शुरू कर दो। आप देखो किसकी हाइट बढ़ाना, 18 साल से कम फीमेल में, 21 साल से कम मेल में कितनी हाइट बढ़ा सकते हो। लेकिन उसके बाद जब बोन का ऑसिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आप किसी भी आदमी की हाइट नहीं बढ़ा सकते हो, उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो, बोन की चौड़ाई बढ़ा सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। इसीलिए कहा जाता है बचपन का खाया बुढ़ापे में काम आता है। जितनी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी, जितने आप बोन को स्ट्रांग करना चाहते हो, बचपन में कर दो। इसीलिए कहा जाता है जितने बच्चे होते हैं उन बच्चों को जब आप कैल्शियम आयरन मिनरल्स जो होते हैं बचपन में खिलाया जाता है, जब आप उसको खिलाते हो, आप मान के चलो आप उसकी पूरी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रूव कर चुके होते हो, बहुत ज्यादा मजबूत कर चुके होते हो। याद रखिए, जो अभी मैंने 2 प्रोटोकॉल आपको मल्टीविटामिन के बताए, इन्हीं सारी चीजों में यूनिक एडॉप्टेशन के द्वारा हुआ है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों हमने दोनों को सेकेंड डायल्यूशन में कहा, क्यों हमने एक में S5C5 S6C6 के साथ F1RE का, हमने L1 नहीं जोड़ा, हमने BE नहीं जोड़ा। आप सोचिएगा ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन आप खुद बोल दोगे यार वाकई में सर आपने C4 क्यों नहीं यूज किया, आपने C5 भी क्यों यूज किया। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब S5C5 का मिलना होता है, S6C6 का मिलना होता है, ये पूरा बिलियरी ट्रैक्ट भी इसमें आ गया, लीवर का पोर्टल सिस्टम भी इसमें आ गया, किडनी से रिलेटेड जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो भी इसमें आ गई। ठीक है, आपने सभी को स्टिमुलेट कर दिया, और जब सभी को स्टिमुलेट कर दिया तो क्या आपने सोचा ये इफेक्ट कैसा हो रहा है। ठीक है, आपने सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन REW को साथ में अल्टरनेट करके चला दिया, 10-10 गुण 4 टाइम 10-10 आप ग्लोबल्स में दे दो, आप ग्लोबल्स में प्रिपेयर करो RS में बनाकर, और 5-5 ग्लोबल 4 टाइम 5-5 ग्लोबल 4 टाइम चूसने को दे दो। आप देखो रिजल्ट, पेशेंट आकर बोलेगा सर हमें ऐसा लगता था कि पहले हम काम करके थक जाते थे, अभी ऐसा लगता है कि आप कितना और काम कराना चाहते हो। 5 दिन बाद का फीडबैक है दोस्तों, ओनली 5 डेज का, और पिछले 3 सालों से मैं इसको प्रैक्टिकल यूज करते आ रहा हूं। ठीक है, मैंने आज तक इसीलिए नहीं बताया कि जब मैं स्पेसिफिक चीज बताऊंगा, उसी स्पेसिफिक चीज के साथ आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती रहती है डेली, कि मैं जो भी प्रोटोकॉल बता रहा हूं, अभी मुझे हरियाणा के 2 डॉक्टरों ने कहा आप आपके ग्रुप में नहीं जोड़ोगे तो क्या, हमें तो सारे प्रोटोकॉल हमारे जो भाई बंदी हरियाणा के जुड़े हुए वो सब बता रहे, और वो बता के पंजाबी डॉक्टर को कुछ लोगों को बताया, और वो पंजाबी डॉक्टरों ने डायरेक्टली मुझे बात किया और मुझसे बात करके बोले सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते लेकिन मिल रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों, बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों से जो हमारी मेहनत को चुरा कर दूसरों को दे रहे हैं, और खास तौर से हरियाणा के डॉक्टरों से मैं नाराज हूं। मैं डायरेक्टली मुंह पे बोल रहा हूं, अगर अभी भी समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं समझोगे तो वक्त पे आएगा ना, मैं भी ठोकर मार दूंगा। याद रख लेना, मुझे नाम सहित पता है कि कौन क्या कर रहा है।
अच्छी बात नहीं है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप बोन के फंक्शन की बात करोगे आपको याद रखना है, जब प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करते हो, बोन सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, याद रख लेना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बोन। ठीक है, तो बोन क्या हुआ भाई, बोन का स्ट्रक्चर क्या हुआ, आप जब ये डायग्राम पे देख रहे हो आपको याद रखना है एपिफाइसिस, जो बोन का सबसे ऊपर का पार्ट और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है बाहर का दोनों साइड, वो कहलाता है एपिफाइसिस। और ये वो एपिफाइसिस वाली जगह होती है जहां आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है, और जब कार्टिलेज इस पे जुड़ती है तो दो बोन आपस में मिलकर एक जॉइंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी दो बोन जिसका एक का हेड और एक का टेल, या दोनों के हेड जब मिलते हैं और एक कार्टिलेज के माध्यम से उसके ऊपर जॉइंट का मूवमेंट का काम होता है, वो स्पेशल जॉइंट का निर्माण करता है इसी आर्टिकुलेज कार्टिलेज के लेवल पर। ठीक है, इसी एपिफाइसिस से अंदर की तरफ जो मिडिल पोर्शन होता है, इसके बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस वो जगह होती है जहां पर ग्रोथ प्लेट पाई जाती है, और यही ग्रोथ प्लेट बाहर की तरफ लगातार ग्रोथ करती रहती है, और हाइट इसी लेवल पर, इसी ग्रोथ प्लेट के लेवल पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा दीजिएगा, आप देखिएगा वह बहुत आसानी के साथ में दोस्तों आपकी बोन के लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्टिमुलेशन बढ़ेगा, मिनरलाइजेशन बढ़ेगी, आप देखिए ग्रोथ बहुत तेजी के साथ देखने को मिलेगी। जब आप मेटाफाइसिस के लेवल पर बात करेंगे तो मेटाफाइसिस के लेवल पर दोस्तों केवल और केवल ग्रोथ और मिनरलाइजेशन डिपोजिशन का लेवल आपको देखने को मिलता है। जब आप अंदर की साइड देखते हो बोन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, ऊपर चौड़ी नीचे चौड़ी, लेकिन बीच में आके देखो थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है, उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, और इस कॉम्पैक्ट बोन में अंदर का जो पार्ट होता है बिल्कुल स्पंजी बोन होता है, स्पंज जैसा। आपने दोस्तों याद हो मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक है, उसी मधुमक्खी के छत्ते के समान आपका स्पाइनल कॉर्ड अंदर की तरफ बोन मेरो जो होता है दोस्तों उसके रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। यहाँ पर बोन स्पेशली पाया जाता है बोन मेरो के रूप में। ठीक है, सॉफ्ट स्पंजी बोन के रूप में, जो अंदर की कैविटी होती है उसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, और अंदर के लेयर जो वहां पर कवर किए हुए रहती है उसको बोलते हैं एंडोस्टियम, और बाहर की तरफ जो बोन को चमकीली कवर रहती है कैल्शियम फॉस्फेट की, जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायफाइसिस, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बोन। ठीक है, अंदर की तरफ आओगे कैविटी पाई जाएगी जिसमें बोन मेरो सेल्स होगी, जो बचपन से जवानी आते आते जो रेड बोन मेरो रहती है वो धीरे धीरे बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल्स के लिए, इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए येलो बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाता है, जो WBC का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई। दूसरी मैकेनिकल फंक्शन दोस्तों, जब बॉडी यहां पर आप देखते हो वर्क करती है, तो वर्क करती है तो कोई अकेला बोन वर्क कर जाएगा क्या? ठीक है, आप देख रहे हो अकेला कोई बोन वर्क कर रहा है? नहीं, बोन बॉडी के सपोर्ट प्रदान करने के गुण के साथ बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट करने में भी सपोर्ट प्रदान करता है। मसल्स हो, टेंडन हो, उनसे अटैचमेंट के द्वारा, यानी बोन मसल्स और टेंडन के द्वारा, अटैचमेंट के द्वारा सारा फंक्शंस वहां पर प्रमोट करता है। इसीलिए दोस्तों मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बोन मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। यानी बोन जो होता है आपकी पूरी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट उसको बैलेंस करने का काम बोन कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सारे उसमें यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सारे उसमें भाग दे रहे हैं। लेकिन बोन देखता है कि हमारी बॉडी में यदि कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कम हुआ, रिजॉर्प्शन के प्रोसेस से बोन उसको निकाल देता है और वहां ब्लड और कैल्शियम में डाल देता है। जब आप नया कैल्शियम और फॉस्फेट खाते हो वो बोन वहां से ले लेता है। बोन भी बहुत शाना है, बहुत शाना है। अगर आपकी बॉडी में अगर नॉलेज है आपकी बॉडी को, तो वो ये काम फटाफट करते रहेगा, देगा नया ले लेगा, देगा नया ले लेगा। लेकिन कब? जब आपका माइंड फ्रेश होगा, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, बहुत सारा नींद नहीं आ रहा, बहुत सारी मल्टीपल डिसऑर्डर लेकर बैठे हो, तब बोन करेगा ये काम। बोन खुद कहेगा यार मैं खुद डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारा सपोर्ट अब मैं भी नहीं करता। ठीक है, यही कारण है मल्टीपल डिसऑर्डर जब डेवलप होता है ना, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी, जब आप ब्लड प्रेशर के लेवल पर देखते हो, जब किडनी फेलियर के लेवल पर देखते हो, या कोई भी किडनी या आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड कोई, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपने देखा कैल्शियम अगर हार्ट या मसल्स के लेवल पर कम हो जाएगा तो क्या होगा?
वीकनेस ऑफ मसल्स हो जाएगी। अगर वीकनेस ऑफ मसल्स हुई तो यहाँ पर कैल्शियम का लेवल भी देखने को मिल रहा, सोडियम पोटेशियम का लेवल भी देख रहा। अगर सोडियम की जगह कैल्शियम की जगह पोटेशियम ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और ये जब नजर आ रही है तो आपको याद रखना है दोस्तों, होम्योस्टैटिक फंक्शन आपको जब नजर आ रहा है पूरा आपको यहाँ पर उसका इतिहास देखने को मिलेगा। तीसरा, चौथा है जो हिमेटोपोएटिक फंक्शन होता है, यानी बोन्स में रेड बोन मेरो पाया जाता है। ये वो साइट होती है जिसमें हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स होती है, ज्यादातर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इसी जगह होता है। लेकिन आपको यहाँ पर दो चीज हमेशा याद रखना है, बोन मेरो का प्रोडक्शन यही कर रहा है, ठीक है, और बोन की सेल्स जितनी भी ब्लड सेल्स है यही बन रही, लेकिन स्टिमुलेशन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है स्टिमुलेशन? पीछे बैठा किडनी। ठीक है, किडनी जब तक स्टिमुलेशन नहीं करेगा तब तक बोन मेरो में ब्लड सेल्स बनेगी क्या? आप देखो, हाइपोक्सिया हो गया, एनीमिया हो गया, ब्लड सेल्स रिड्यूस हो रही है, आप किसको स्टिमुलेट कर रहे हो? आप में से कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं S6-200 और A3-200 भी ब्लड को प्रोडक्शन कर सकती है? कितने लोगों ने प्रूफ किया है? ठीक है, हमने प्रूफ किया है, हमने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है और कहा है आप जब भी सिकल सेल एनीमिया के केसेस में देखते हो, या जब कभी भी प्लेटलेट आपके स्पेशली थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, आरबीसी, इरिथ्रोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी के लेवल पर अगर आप जाओगे, इन तमाम लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आपको वहां पर ये देखना है, आपको वहां पर ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा दोस्तों। यानी बोन्स में रेड बोन मेरो वो साइट होती है जिसमें ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जब तक किडनी का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तब तक बोन मेरो में प्रोडक्शन नहीं होगा। आप देख लो, रीनल फेलियर है या जिसको रीनल या कार्डियक ड्रॉपसी की प्रॉब्लम है, रीनल और हार्ट का फंक्शन और बोन मेरो का फंक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा, आप देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर यह हो रहा है कि किडनी स्टिमुलेशन ही नहीं कर रही है, हाइपोक्सिया है, लेकिन उस हाइपोक्सिया के बावजूद किडनी स्टिमुलेट नहीं कर रही क्योंकि एंजाइम किडनी बना ही नहीं पा रहा। एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, ये क्या है? ये वो हार्मोन्स हैं जो डायरेक्ट एंजाइमेटिक प्रोसेस के माध्यम से बोन मेरो को स्टिमुलेट करते हैं। जब ये बन ही नहीं पा रहा तो आपकी बोन में स्टिमुलेशन कैसे प्राप्त होगा? और नहीं प्राप्त होगा तो बोन में सेल्स कैसे बनेगी? ऑफकोर्स नहीं बनेगी। तो यही कारण है, आप देखो रीनल फेलियर में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, आप हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे हो लेकिन वहां किडनी फेल हो रही है और ज्यादा फेल हो रही है। ठीक है, आप किडनी को सही करिए, आप देखिएगा वहां पर आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा दोस्तों। सब टेबल प्रैक्टिस की बात है, सब फिलॉसफी की बात है, उन फिलॉसफी के ऊपर चले जाइए, मॉडर्न साइंस का थोड़ा सा हाथ आप मिला लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैपेथ में मेटी जी ने जो दिया है, अगर 5 साल और उनकी लाइफ गॉड दे देता तो क्या होता? अगर 5 साल अगर वो लाइफ दे देता तो मैं आपको बता रहा हूं होम्योपैथ कब का बंद हो चुका होता, होम्योपैथ साइंस कब का पिछड़ चुका होता, आयुर्वेदिक साइंस कब का पिछड़ चुका होता, और मॉडर्न साइंस की तो बात ही मत करो। ठीक है, क्योंकि लोग यही सोचते, वो घर में ही रख लेते 20 मेडिसिन 25 मेडिसिन, क्योंकि मेटी जी 20 से 25 मेडिसिन के लेवल पर आने वाले थे। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन बनाई थी, बहुत सारे 500 प्लस प्लांट का यूज किया था, उनके साहित्य में मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लास्ट में 115 प्लांट यूज किया। और अभी धीरे धीरे जब कंपाउंड रेमेडी बना रहे थे, वो कंपाउंड रेमेडी बनाकर धीरे धीरे कह रहे थे कि अब 22 से 26 मेडिसिन पे ले आऊंगा मैं, 38 मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सिंगल रेमेडी भी 38 से 22-25 पे ले आते। तो अब आप सोचिए, कोई भी रख लेता, कोई भी कभी भी कोई बीमार होता फटक से ठीक कर लेता दोस्तों। इतना बढ़िया लेवल मेंटेन किया था उन्होंने दोस्तों, लेकिन बाय चांस गॉड को मंजूर नहीं था। गॉड को ये मंजूर था कि इंडिया के लोग कहीं कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, आप बोन की बात आप करते हो तो बोन का क्लासिफाइड कीजिए कि बोन कैसे काम कर रहा, बोन में है ही क्या, अगर कुछ है तो बताओ, बोन काम कैसे कर रहा, उस काम के लेवल पर बताओ। तो दोस्तों मैं दोनों लेवल आपको बताना चाहूंगा। जब आप यहाँ पर पूरे सिस्टम की स्टडी करते हो तो आपको पूरा लेवल यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है। और ये लेवल क्या है, साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करेगा बोन्स कैसी होगी। ठीक है, बोन का स्पेशल नाम आप किस रूप में देना चाहते हो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बोन की साइज क्या है। बोन को जब क्लासिफाइड किया जाता है तो उनके साइज के शेप के अकॉर्डिंग दोस्तों 5 प्रकार में क्लासिफाइड किया जाता है। Only 5 types of classification of bone are found in every books,
जितनी भी बुक्स की स्टडी किया गया वहां पर दोस्तों स्पेशली हम लोगों को ये 5 ही रोल देखने को मिला, और इसीलिए मैं आपको उन्हीं 5 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब आप यहाँ पर सेकेंड साइंस को लेते हो तब आपको बहुत सारे साइंस यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलेंगे, और उसी साइंस के अकॉर्डिंग आपको बात करना है। लॉन्ग बोन्स जो होती है ये लॉन्ग बोन्स है, ठीक है। आपकी फीमर बोन, आपकी ह्यूमरस बोन, टिबिया फिबुला बोन, ये क्या है? ये लॉन्ग बोन्स है दोस्तों। क्यों लॉन्ग बोन्स है? क्योंकि ये आपकी लिम्स का निर्माण कर रही है, और लिम्स का निर्माण कर रही है तो लोकोमोशन में इनका काम है, इसलिए लिम्स का निर्माण कर रही है दोस्तों। दूसरा, शॉर्ट बोन्स, आपकी वृष्ट में देख लो, आपके एंकल जॉइंट में देख लो, ये जो जॉइंट की बोन होती है ये शॉर्ट बोन्स होती है, छोटी छोटी बोन होती है दोस्तों। तीसरा होता है फेट बोन्स दोस्तों, स्कल बोन, ये देख रहे हैं ना फैलने वाली फेट बोन, स्कल बोन, आपकी मैंडिबल बोन, आपकी स्केपुला बोन जो पीछे है, जो आपकी मैंडिबल है, ये सारी बोन दोस्तों स्पेशली याद रखिएगा ये सब आपकी फेट बोन होती है, ठीक है। चौथी होती है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन आप वर्टिब्रास को देख लो आप, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड को निर्माण कर रही है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, सारी वर्टिब्रास अलग अलग होती है, इसीलिए इरेगुलर बोन्स वर्टिब्रास के रूप में देखने को मिलती है। और पांचवी होती है सिसेमाइड बोन्स। सिसेमाइड बोन्स केवल सपोर्ट करती है, जैसे पेटेला, आपकी नी जॉइंट के ऊपर जो कटोरी होती है ना उसको बोलते हैं सिसेमाइड बोन, यानी पेटेला, ठीक है। ये 4 और 1 5 टोटल 5 प्रकार, यानी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फेट बोन, इरेगुलर बोन्स और सिसेमाइड बोन, टोटल 5 प्रकार के बोन आपके बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। अगर ये है तो जो हमने पार्ट्स की बात करी तो इनमें भी पार्ट पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। जब बोन के पार्ट्स की बात की जाएगी तो लॉन्ग बोन बोन टिश्यू के सिलेंड्रिकल ट्यूब के द्वारा फॉर्म्ड होती है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसमें बीच में नैरोइंग ट्यूब होती है, गुफा होती है, ठीक है। उसके 3 पार्ट होते हैं, हमने सब समझ लिया। पहला होता है डायफाइसिस, मिड पोर्शन और मिड शेफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। एपिफाइसिस, वाइडर एक्सट्रीमिटीज, यानी आइदर इन पर हेड को कहते हैं, जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और मेटाफाइसिस इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, यानी डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में पोर्शन को हम मेटाफाइसिस कहते हैं दोस्तों। ग्रोइंग एज में जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, कार्टिलेज की एक लेयर होती है जिसको हम एपिफाइशियल कार्टिलेज कहते हैं या एपिफाइशियल प्लेट कहते हैं, या जिसे हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं। ये एपिफाइशियल और मेटाफाइशियल के बीच में जो प्रेजेंट होती है दोस्तों, और ये एपिफाइशियल प्लेट बोन्स की लॉन्जिट्यूडिनल पूरी लंबाई में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। याद रखना, मैं क्लियर एक वर्ड में आपको कर दिया हूं कि ये वो ग्रोथ प्लेट होती है जिससे आप बोन की लंबाई बढ़ा सकते हो, और बोन की लंबाई बढ़ेगी जब भी किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी जब S5C4RE के लेवल पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा दोगे, S2 के लेवल पर ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ा दोगे, और S2 के माध्यम से आप पैराथायराइड, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, आपका 125 डाइऑक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी के लेवल पर आप वहां पर प्राप्त करा रहे हो, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन करा रहे हो, फॉस्फेट का बैलेंस कर रहे हो। इसी कारण आप देख रहे हो किसी भी व्यक्ति की हाइट इसी फिजियोलॉजी के अंतर्गत आप बैलेंस कर रहे हो दोस्तों। कंपोजिशन ऑफ बोन, जब आप बोन के कंपोजिशन को देखते हो तो ये जो मैंने आपको डायग्रामेटिक शो किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हैवर्शिन केनाल, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हैवर्शिन केनाल। हैवर्शिन केनाल में बोन में आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल्स तीनों एक साथ वहां पर मर्ज होती है, और उन्हीं के चारों तरफ जितनी भी ओस्टियोसाइट सेल्स होती है, जितना भी ओस्टियोन का निर्माण होता है वो इसी लेवल पर होता है। उसमें छोटी छोटी कैनालिकुलाइज पाई जाती है, और उन कैनालिकुलाइज के माध्यम से सारा सिक्रेशन वहां पर एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होने का काम होता है। तो दोस्तों बोन में आप देखते हो टफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का बना होता है जिसमें बोन साल्ट डिपॉजिट होता है। इसके अंदर जो होता है टफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का बना हुआ पार्ट होता है, और जिसमें बोन साल्ट डिपॉजिट होता है, इसमें बहुत ज्यादा बोन साल्ट डिपॉजिट होता हुआ आपको नजर आएगा दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब आप मैट्रिक्स के लेवल पर देखोगे, बोन मैट्रिक्स प्रोटीन फाइबर का बना होता है। जितना भी बोन मैट्रिक्स का फंक्शन देख रहे हो आपको क्लियर इंडिकेशन होगा, जो बोन मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन फाइबर का बना होता है, ठीक है। इसीलिए इसी कोलेजन फाइबर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये टिपिकली कोलेजन फाइबर के रूप में होता है, जो कि जिलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंसेस में एम्बेडेड रहता है। यहाँ पर बहुत सारा चिकना पार्ट होता है जिलेटिनस, उस जिलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंसेस में दोस्तों ये धसा हुआ रहता है। यानी ये कोलेजन फाइबर लगभग 90% बोन का फॉर्मेशन करता है। याद रखना, अंदर का जो कोलेजन फाइबर होता है ना,
ये 90% जो होता है आपकी बोन का फॉर्मेशन कर रहा है, और ग्राउंड सब्सटेंसेस जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और जो प्रोटीलिनेजेस, यानी सीधी बात करें प्रोटियोग्लाइकेंस की, उस प्रोटियोग्लाइकेंस के द्वारा फॉर्म्ड होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और प्रोटियोग्लाइकेंस के द्वारा फॉर्म्ड होता है। ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड, जो कि बोन साल्ट के रेगुलेशन और डिपोजिशन के साथ कंसर्न होते हैं। याद रखना आप इस बात को, जब भी मसल्स के लेवल पर या बोन के लेवल पर आपको डिफॉर्मिटी नजर आएगी तो वहां पर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा। अगर ये बैलेंस फॉर्म में है, आप मान के चलिएगा दोस्तों, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड जो कि बोन साल्ट के रेगुलेशन और डिपोजिशन के साथ कंसर्न होते हैं। यानी बोन में जितने भी साल्ट आते हैं, मिनरलाइजेशन आता है, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी होती है, उसके माध्यम से वर्क करते हैं। हम C4RE के लेवल पर भी कर सकते थे, लेकिन मसल्स का भी इसमें यूटिलाइजेशन होता है। मसल्स में अगर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और आपका पर्टिकुलर हाइलुरोनिक एसिड बढ़ गया तो मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी और मसल्स का बहुत ज्यादा डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर S5C4RE का प्रोटोकॉल इसीलिए दिया जाता है कि मसल्स और बोन के लेवल पर जितनी भी आपकी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की बात है, आपके हाइलुरोनिक एसिड की बात है, ये बोन साल्ट के रेगुलेशन और उसके डिपोजिशन के साथ कंसर्न होता है। इसीलिए ये सारी चीज हमको देखने को मिलती है। तो भाई बोन साल्ट क्या है, ठीक है, बोन साल्ट क्या है और बोन साल्ट के लेवल पर इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों? क्रिस्टलाइन साल्ट के जो बोन्स में प्रेजेंट रहते हैं उसे हम हाइड्रोक्सी पेप्टिड्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्सी पेप्टिड जो पानी में घुलनशील होता है, हाइड्रोक्सी पेप्टिड, जिसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसीलिए कहा कैल्शियम फॉस्फेट अगर बैलेंस रहेगा, बोन बैलेंस रहेगी, बोन बैलेंस रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस रहेगा, ब्लड की सेल्स बैलेंस रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं दोस्तों। इसीलिए जब किसी को डेंगू होता है, किसी का प्लेटलेट काउंट होता है या किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, आप S5C4A1 L1 F1 RE लगाकर क्या कर रहे हो? किस चीज को यूटिलाइज कर रहे हो? आप स्पाइनल नर्व के माध्यम से सारी बोन्स को मैसेज भेज रहे हो कि भाई यहाँ कैल्शियम और फास्फेट का डिपोजिशन बढ़ाओ, और कैल्शियम और फास्फेट का डिपोजिशन बढ़ेगा, आप देखो एरिथ्रोपोइसिस होगा, थ्रोम्बोपोइसिस होगा, प्लेटलेट बनेगी। तो आपको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसीलिए इन सब्सटेंसेस के पार्ट के रूप में अन्य जितने भी आप साल्ट्स को देख रहे हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट भी बोन में प्रेजेंट रहते हैं और इन सभी को बैलेंस करने का काम करती है। इसीलिए S5C4RE S6C6L1YB का प्रोटोकॉल साथ में देने पर कितना एडवांटेज मिलता है, आप किसी भी बोन डिसीज के लेवल पर देकर प्रूफ कर लो और अपने आप को बता दो कि हाँ यार सही बात है। इन्होंने जो फिलॉसफी बताई है उसके अंतर्गत छोटे छोटे से लगाकर बड़े बड़े लेवल तक कवर हो रहे हैं। याद रखना, इसीलिए बोन के साल्ट बोन मैट्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। याद रख लीजिएगा, इसीलिए जो बोन के साल्ट होते हैं बोन मैट्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। यदि बोन में मिनरलाइजेशन कैपेसिटी कम हो गई तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस भूल गए क्या? मिस्थीनिया ग्रेविस भूल गए क्या? मसल्स और बोन से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको डेवलप होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको ये नजर आ रहा तो आपको ये सारी चीज टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं दोस्तों। जब आप बोन के स्ट्रक्चर की बात करते हो, ठीक है, तो बोन के स्ट्रक्चर में जब आप अंदर देखोगे तो बोन बाहर की तरफ देखोगे, आउटर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के द्वारा बना होता है, कवर्ड रहता है व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। और एक इनर डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडोस्टियम। मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों। मसल से जितने भी टेंडन्स निकलेंगे वो इसी टेंडन, यही जो पेरियोस्टियम होते हैं, चिकनी लेयर जो होती है, इसी पर जाकर अटैच होते हैं। आप किसी भी चिकनी लेयर पर रस्सी बांधकर उसको खींच के देख लो, स्लिप मार जाएगी। लेकिन आप बोन के लेवल पर देखोगे वो जो मसल्स का टेंडन आ रहा है वो क्यों स्ट्रांगली वहां पर अटैच होता है? क्योंकि मिनरलाइजेशन कैपेसिटी दोनों के लेवल पर बैलेंस होता है। इसीलिए जब टेंडन पेरियोस्टियम से अटैच रहता है तो बोन का जो हेड होता है एपिफाइसिस, एक हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा कवर्ड रहता है, जो कि एडजॉइनिंग, जो पास वाली जो एडजॉइनिंग बोन के साथ साइनोवियल जॉइंट को फॉर्म करने का काम करता है। यानी जब दो बोन एक दूसरे से जुड़ रही है, वहां पर जो कार्टिलेज बनाएगी, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाएगी,
और वो साइनोवियल मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। लेकिन कैसे? साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करेगी और वही साइनोवियल फ्लूइड वहां पर उस जगह पर लुब्रिकेशन का काम करेगा, जिस प्रकार मोटरसाइकिल में आप किसी ऑयल को डालते हो और वो ऑयल पूरे इंजन को लुब्रिकेट करता है। उसी प्रकार के फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए याद रखना, जब भी बोन में आप जा रहे हो, साइनेबल जॉइंट के लेवल पर जा रहे हो, दो लेयर का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है आउटर कॉम्पैक्ट बोन, एक होता है इनर स्पंजी बोन। मैंने क्लियर बताया, जो बाहर का जो बोन होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का लेवल पर होता है, हार्ड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है इसलिए हार्ड हो जाता है। और जो अंदर का होता है स्पंजी बोन होता है, वहां मिनरलाइजेशन होती है और ब्लड फॉर्मिंग बोन मेरो पाया जाता है। ज्यादातर बोन में जब आप कॉम्पैक्ट और स्पंजी दोनों बोन वहां पर प्रेजेंट रहती है, ज्यादातर बोन में, लेकिन कुछ में नहीं भी होता है दोस्तों। यदि भी प्रत्येक टाइप की थिकनेस डिफरेंट रीजन पर वरीज करती है, अलग अलग होती है। आप देखो बोन में कहीं पर मोटी है, कहीं पर पतली है। आप टीबिया को देख लो बहुत मोटी है, लेकिन फिबुला को देख लो बहुत पतली है दोस्तों। यही याद रखना दोस्तों, प्रत्येक जगह पर अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वहां पर बोन की साइज और उसकी लंबाई होती है, वरी करती है दोस्तों। इसीलिए एपिफाइसिस में लार्ज अमाउंट में स्पंजी बोन प्रेजेंट रहती है। याद रखना, इस एपिफाइसिस में लार्ज अमाउंट में स्पंजी बोन प्रेजेंट रहती है। और जो आउटर 3 कॉम्पैक्ट बोन होती है दोस्तों, वो डायफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन का अमाउंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और जो स्पंजी बोन होती है वो बहुत ही थीन होती है, बहुत पतली होती है वहां पर। इसीलिए उनके वर्क के अकॉर्डिंग जहां बढ़ना है वहां ज्यादा है, जहां काम बढ़ने का खत्म हो गया वहां कम हो गया, जहां स्ट्रेंथ देना वहां कम हो गया, वहां हार्डनेस बढ़ गई। यानी कॉम्पैक्ट बोन, अगर आप किसी भी लकड़ी को अगर मोड़ते हो, आप देखो दोस्तों, दोनों एरिया में मुड़ रहा है, बीच में देखोगे मुड़ जाएगा। अगर ज्यादा कैल्शियम कम हुआ टूट जाएगा, अगर ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो कितना भी आप उसको टेढ़ा कर लो वो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर वहां पे स्ट्रांग नहीं हुआ टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन जो होती है सेंटर पॉइंट पे बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, जब कॉम्पैक्ट बोन की बात करोगे, कॉम्पैक्ट या जो कार्टिकल बोन होती है बहुत हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? क्योंकि डेंस मटेरियल फॉर्मिंग होती है वहां पर, बहुत ही घना, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है। यानी बॉडी में बोन का लगभग 80% भाग आपके इसी कॉम्पैक्ट बोन के द्वारा होता है। यानी इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल फंक्शन, बोन मेरो का प्रोटेक्शन। ठीक है, मैकेनिकल फंक्शन होता है, बोन मेरो का प्रोटेक्शन होता है। इसीलिए बोन का जो कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है दोस्तों। कॉम्पैक्ट बोन माइन्यूट छोटी छोटी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम ओस्टियोन्स कहते हैं, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में टॉप पॉइंट पर ओस्टियोन्स होते हैं छोटे छोटे। ये जो काट के निकाला गया है, ये ओस्टियोन को काट करके आपको शूट किया गया है। ठीक है, ये पूरा जो गोलाकार नजर आ रहा है ये ओस्टियोन्स होते हैं। ये ओस्टियोन्स के रूप में वहां पर दोस्तों बना होता है। ये ओस्टियोन या हैवर्सन सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कोलेजन जो होता है, उन कोलेजन को कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर होता है उस कनेक्टिव कॉन्सेंट्रिक लेयर के रूप में फॉर्म करता है। यहाँ बहुत घना लेयर होता है दोस्तों। यही कारण है कोलेजन इसी लेमेली को हैमर्शियन लेमेली के रूप में जानते हैं दोस्तों। जो कोलेजन की यहाँ लेमेली होती है उसको हम हैवर्शियन लेमेली के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो ये पूरा जो राउंड नजर आ रहा है ये हैवर्शियन लेमेली होता है दोस्तों। प्रत्येक ओस्टियोन के सेंटर में कैनाल होती है जिसको हम हैवर्शियन कैनाल कहते हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हैवर्शियन कैनाल जो होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है और नर्व फाइबर होते हैं। सारी के सारी लेवल, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, नर्व फाइबर, सारी चीजें एक जगह पर आपको देखने को मिलती है। और इसी कारण से दोस्तों यही हैवर्शियन सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करके ट्रांसवर्स कैनाल्स के द्वारा, जिसको हम वोकमैन कैनाल कहते हैं, यहाँ पर ट्रांसवर्स कैनाल भी होती है जिसको हम वोकमैन कैनाल्स कहते हैं, उनके माध्यम से ये हैवर्शियन सिस्टम एक दूसरे को ट्रांसवर्स करता है। और एक स्मॉल कैविटीज होती है जिसको हम लेक्यूनी कहते हैं, जिसको कैनालिकुलाई कहते हैं दोस्तों, जिसके अंदर ओस्टियोसाइट ट्रैप्ड होती है। ये जो छोटी छोटी ओस्टियोसाइट सेल्स होती है जो हम बताएंगे, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ये जो सेल्स बताऊंगा मैं ओस्टियोसाइट्स के लेवल पर, ये ओस्टियोक्लास्ट वहां पर बोन रिजॉर्प्शन करके छोटी सी ओस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट होती है और इस कैनालिकुलाई के अंदर जाकर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। यही ओस्टियोसाइट के अंदर लॉन्ग प्रोसेसेस होती है जिनको हम बोलते हैं कैनालिकुलाई। ठीक है, ये कैनालिकुलाई एक दूसरे के साथ ओस्टियोसाइट्स को बाउंड करती है और इसी बाउंडेशन के कारण बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर होती है दोस्तों। नेबरिंग ओस्टियोसाइट से कैनालिकुलाई यूनाइट होकर टाइट जंक्शन को फॉर्म करती है और यही टाइट जंक्शन बताता है कि आपकी बोन कितनी स्ट्रांग है।
याद रख लेना। हेवर्शियन कैनाल में, हेवर्शियन सिस्टम में जो कैनाल या लेक्यूनी पाई जा रही है, उनके अंदर जो कैनेलिकुलाई में ओस्टियोसाइट स्ट्रैप हो रही है, और उस ओस्टियोसाइट की कैनेलिकुलाई की जो वहां पर प्रोसेसेस होती है, जो निकली होती है, वो प्रोसेसेस एक दूसरे को बाउंड करती है, वही बोन की स्ट्रेंथ बनाती है। इसीलिए इसके अंदर जो मैरो कैविटी होती है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक लार्ज मैरो नैरो सक्री कैविटी होती है, जिसे मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी कहते हैं दोस्तों, जिसमें येलो बोन मैरो जब एडल्ट अवस्था आती है तब हो जाता है, लेकिन जब बचपन में बच्चा पैदा होता है, जब आरबीसी की जरूरत होती है, तो रेड बोन मैरो। बाद में बहुत सारी कॉम्पैक्ट बोन को छोड़कर, स्पंजी बोन को छोड़कर धीरे धीरे बाकी के बोनों में येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, स्पंजी बोन या ट्यूबरकुलर या कैंसरस बोन बॉडी में 20% बोन को फॉर्म करती है दोस्तों, और इसीलिए रेड बोन मैरो वहां पर पाया जाता है। ये बोन स्पिक्यूल्स का बना होता है, जो स्पेसिस के द्वारा सेपरेटेड होता है। यहाँ पर स्पिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, और उन स्पिक्यूल्स के माध्यम से सेपरेटेड होता है। यानी आप जब मैंने आपको ब्लड सेल्स पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होती है, कोई मोनोसाइट बना रहा, कोई लिम्फोसाइट बना रहा, ठीक है, वो कहीं पर आरबीसी बन रही है, कहीं पर प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग बोन मैरो में अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, कल आपको मैं बताऊंगा सेल्स, बोन में पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, ये सारी सेल्स का आपको वहां पर यूटिलाइजेशन क्या काम करती है, और कैसे हमारे प्रोटोकॉल्स जो मेडी जी ने बनाए हैं वो कैसे उसको छू रहे हैं, कैसे वहां तक पहुंचा रहे हो। आप हार्डनेस के लेवल पर C4 से गला रहे हो, क्या कर दिया आपने, मिनरलाइजेशन को रिड्यूस कर दिया। भाई मिनरलाइजेशन बढ़ाना है तो पॉजिटिव में दो, D5 में दो। हम कहते हैं जनरल टॉनिक D5 में S5C4RE डाल के दे दो, मिनरलाइजेशन बढ़ जाएगा। D6 में दे दो, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। D5 में बैलेंस हो रहा है, लेकिन पहले बढ़ेगा, और D6 में दे दो तो पहले घटेगा, और फिर D5 में कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो जब आप 200 के बाद जाओगे आप रिड्यूस करोगे, जब 200 के पहले जाओगे आप उसको बढ़ा दोगे। ये चीज पूरा टेबल प्रैक्टिस में हमको देखने को मिला दोस्तों, और वो हमने 25 साल में जो सीखा वो आपको दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया क्लास। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू बहुत सर, अच्छी बहुत नॉलेज। बढ़िया, अच्छा क्लास रहा सर। नमस्कार सर। नमस्ते रविंद्र जी। कैसी तबीयत है सर आपकी? जी कैसी तबीयत है जी? बहुत दिन से क्लास लगाई है सर। हाँ, आप गायब थे बहुत दिन से। सर मेरा मकान बनना था सर, इसलिए नहीं कर पाया, और साथ में चुनाव आ गया यार सर। एक क्या 10 बनाओ एक क्या सर 10 बनाओ, पर हॉस्पिटल पहले बनाओ। हाँ सर, कर पाया आपकी, बस हॉस्पिटल भी बनाएंगे सर अभी। सर नमस्ते। नमस्ते कपिल सर। सर हमारे हरियाणा में कौन बागी आ गया? सर मुझे बहुत दुख हुआ आज, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। सर मुझे भी बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर सर। नहीं, 3 बंदे हमें यहाँ पे, सुधीर जी, मैं जी और रविंदर जी, हमें पता तो लगे। हाँ जी, दुख हुआ हमें भी सुनकर ये बहुत। बस सही बात है सर, बताओ सर कौन है। सुधीर सर, मेरा रूल है मैं नहीं बता सकता, ठीक है। अच्छा मैंने डायरेक्ट हिंट छोड़ दी है, ठीक है। जिस दिन आएगा उसको मेरा बिहेवियर से पता लग जाएगा कि मैंने कितना उसने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है। सामने वाला मुझे आगे रह के बोल रहा है आपकी क्लास की जरूरत नहीं है, हमको तो ऐसे ही मिल रहा है, आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ वो बंदा दे रहा है, ठीक है। नाम सहित बताया उसने, अब आप मैं क्या बोलूं, उसी के साथ गद्दारी कर रहा है वो आदमी सामने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोपैथी वाला तो हमारे जानकार भी नहीं है। आप एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे होता रहेगा सर। दिव्या मैडम मुझे लालच नहीं है ना, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे ग्रुप में जुड़ के करे ना, और अच्छे से करे, ये मेरा कहने का मकसद है। तो जो शेयर कर रहे हैं उनको आउट काइन कर देते हैं सर। अमरेश सर, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, ईएच का बुरा नहीं चाहता हूँ, हमारे साथ मिलके करे ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखो मुझे कौन शौक है, मैंने आपको मेरा पर्सनल मल्टीविटामिन का प्रोटोकॉल शो कर दिया, जो अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। हमारे एक फार्मेसी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस फार्मेसी को मैं सारे प्रोटोकॉल शेयर करता हूँ, आप लोगों को जो दे रहा हूँ उसी फार्मेसी का प्रोटोकॉल है, और वो फार्मेसी वाला बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, बिंदास बांटो सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मिलवाऊंगा, आप आ रहे हो ना रविंदर सर, कसरावत, डॉक्टर संतोष सर, टिकट वगैरह सर
जी करवा रहे हैं सर, अभी बस आ रहे हैं हम जी। डॉक्टर संतोष पाटीदार से आपको मिलवाऊंगा मैं। हाँ आप सर, वो देखिए, वेट है मैं भी कार्डिक के मिलना है लिए। सर जरूर उनसे। आप लोगों को हार्ट के लेवल पर इतना परफेक्ट गाइडेंस शायद मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। चमन सर को मिला है, डॉक्टर शैलेंद्र चौहान को मिला है, उन लोगों ने पर्सनली उस आदमी के साथ में दिन बिताए 4 घंटे, ठीक है। वो आदमी ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया हार्ट के लेवल पर कि आज चमन सर, शैलेंद्र सर, बड़े से बड़े हमारे वर्मा सर, गुरुदेव हमारे बड़े से बड़े केसेस को ऐसे ही हैंडल कर रहे हैं हार्ट के लेवल के। मेरी तो छोड़ दो आप, मैं उनसे रात को 1:30 बजे तक बातें करता हूँ। जब उनका फ्री होता है वो खुद मुझे कॉल करते हैं, मुझे सोने नहीं देते हैं। तू मुझे बता, मैंने आज ऐसा ऐसा लिया। आप बिलीव करोगे A3 का D2 5,000 लोगों को दे चुके हैं वो, ठीक है। क्या बात है और सर। आपको बिलीव नहीं होगा, मेडिसिन मुझसे ही लेते हैं, इसलिए मुझे मालूम है। वो कहते हैं तू मुझे कहीं से भी बुला के दे, A3 का बुला के दे, ठीक है। उनके पास 7 कंपनियों के क्रूड इसेंस है। अभी मैंने हक साहब का बुला के दिया, आबिद सर का, अगर आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, हेमको इंडस्ट्रीज का मैंने अभी उनको आप जानते हैं सर, जानता हूँ जी, उनका मैंने अभी बुला के दिया है, ठीक है। सर क्या वो आपसे कानपुर वालों का नंबर डाल देते? सीखी है कि कैसे नॉलेज जिसके पास होती है, पूरी कहावत आपके ऊपर फिट है कि जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है वही झुकता है। बिल्कुल, तो मैं तो उस चीज को, मुझे केवल यही बुरा लगता है दिव्या मैम, आप देखते हो मैंने कभी प्रोफेशनल काम नहीं किया। जितना आपसे फीस ले रहा हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 50% का ऑलमोस्ट खर्चा हो जाता है मेरे पास। 50% आप कैलकुलेट आपको, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो इतने अच्छे से जानती हैं और आपको ढूंढ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता वो आपको, या आप उन्हें मना कर देते हो कि आपकी नॉलेज से वो कितना कमा सकते हैं, कितने अच्छे बिल्कुल से कमा यूटिलाइज सकते हैं। कर सकते मेरे हैं। पास ऑफर है, मेरे पास ऑफर है, आप कोचिंग क्लास बंद कर दो, 2 करोड़ ले लो। आपको Yes, कहो तो मैं ऑडियो सुना दूं आपको, मेरे पास रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है। सर अभी मुझे भी किसी ने बोला है, जब मैंने उनको बोला कि मेरे गुरु आप हैं, तो जी, उन्होंने ये बात बोली कि अरे वो सर तो बिल्कुल ही मतलब आपके लिए जो उनका कहना था कि वो बिल्कुल संत आदमी है, उसको उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मुझे पैसे के लिए कोई फर्क, आप लोग जब मेरे घर आओगे ना दिव्या मैम, मेरे जिन लोगों ने मेरी पैदाइश की है उन लोगों से मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पेड़ में कभी कीड़ा लग ही नहीं सकता, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर आपकी फीस इतनी है सर कि 10 दिन में जो बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल एज वाला है वो कमा लेगा, फिर भी पता नहीं क्यों सब ऐसे करते हैं, समझ में नहीं आता सर। मुझे यही दुख होता है ना। और फिर अरे ये गलत कर रहे हैं ना, स्टेट का नाम बदनाम एडवांटेज ले होता रहे हैं है। बस। आप थोड़ा सामने स्ट्रिक्ट सामने एक्शन सामने लेना से सर एक बार। सामने से अलग से जाकर हमारे को हिंट तो कर दो सर। सर कोई दिक्कत नहीं है दीपक सर, दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत क्या होती है, मुझे बोले ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे बोले ही नहीं। आप जो वो फीडबैक देते हैं ना, तब मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे साथ मिलके तो करे काम, ओपनली काम सामने लेके बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। जी एक और 2 को किसी के ऊपर एक्शन ले लीजिए, फिर सर जो है ये दूसरे एक बात उससे और भी तो है ना सर, बहस करेंगे, वरना ज्ञान यही लेना काम और ज्ञान करते चुराने में रहेंगे। बड़ा अंतर होता है सर। महबूब सर आप आ रहे हो ना मेरे यहाँ, बिल्कुल आपको सर। मेरा जो व्यवहार है, मेरे परिवार का व्यवहार आपको समझ में आ जाएगा। आप ये हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मेरे यहाँ मालूम है चरणजीत सर, सुखबीर सर 2-2 3-3 दिन रुक के गए, सुखबीर सर, जुगराज सर, ये लोग रुक के गए, इनको पता है सब, ठीक है। अब मेरी बड़ी बहन मलिका मचानी मैम का इंतजार हो रहा है 24 घंटे, मुल्क में यहाँ यही बात होती है। हमारे गुरुदेव सुमेध सर का इंतजार हो रहा है कि बातें इतनी होती है, ये आएंगी कब, ठीक है। तो हमारे यहाँ पहले से तैयारी चल रही है, ये लोग आएंगे तो कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है, कौन कहाँ। रोजाना मुझे पूछते हैं कितने हो गए मेंबर, तुम रुकोगे कहाँ, कैसे रोकोगे, सर ठीक है। कितने हो गए वैसे? 200 तो हो गए सर। 250 हो गए। बाप सर रे। क्या बात है सर। लगवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको पढ़ना है, वहाँ पे कोई होटल एंजॉय करने ना थोड़ी ना आ ना रहे ना ना हैं। दिव्या मैम, वो संभव नहीं है। मैंने दो सर मैरिज हमारी किस्मत में है भी नहीं। मैंने 2 मैरिज गार्डन बुक कर दिए है, ठीक है। एक का तो 46 रूम है, एक में 23 रूम है, मैंने दोनों बुक कर दिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को प्रॉब्लम हो, सोने तो किसी को दूंगा नहीं मैं, 4 से 5 घंटे सोने का है, इससे ज्यादा किसी को नहीं सोना है। आएंगे ना तो हमारे पता लग जाएगा आपको। बेंगलोर में भी तो सर थोड़ा टाइट था माहौल सर। सर हाँ बिल्कुल रविंदर सर, वहां तो थोड़ा सर सा जो क्लास में नहीं आ रहे उनका कुछ है इंतजाम?
बहुत मैडम, प्रॉब्लम है आपको हमें। ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल सर, कर लेंगे। बिल्कुल आप बेंगलोर सेमिनार भी परचेस कर सकते हो, मेरे ऐप पे ओपन कर दिया है, सबके लिए ओपन कर दिया है। एक फीस रखी, देखो मैं जो भी फीस ले रहा हूँ वो ईएच की भलाई के लिए ले रहा हूँ, ईएच के लिए कर कोई रहा हूँ। कोई इशू नहीं है सर। मेरा पेशेंट बहुत है मेरे पास, मुझे कमाई नहीं करना, मेरे पेशेंट से मेरा घर चल जाता है। ये जो हाँ जी, कमाई हाँ। हो रहा है इलेक्ट्रोमेकेनिकल डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा जब आप यहाँ आओगे, जितना रिटर्न गिफ्ट आपको मिलेगा ना, आप टैली कर लेना, आपको पता चल जाएगा मैंने कितना रखा है। ठीक है, सारी चीज आपको मिल जाएगी। आप लोग सर जो भी हमें ऑनलाइन ऑनलाइन अगर हमें मिल जाता है तो हमारे लिए तो वही हो जाएगा कि हम उधर आके हमने नहीं लिया, चलो कुछ तो हमें मिला और उसका रिजल्ट बिल्कुल भी हमने बिल्कुल, आप बैंगलोर सेमिनार का भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। बहुत सस्ता दे दिया सर, बेंगलोर सर सेमिनार भी सब आपने। मैं सबसे कर बड़ी लूंगी सर। सर थैंक यू जी सर। सबसे बड़ी बात है आपसे मिलने की तवक्को है हमें। सर मुझे ये खुशी होगी कि जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कोई कंपनी हो, कोई ट्यूटर हो, कुछ तो भी बकता है, कुछ तो भी है, मतलब वो काम करता है। लेकिन बिल्कुल जब आप लोग आओगे, जो मैं फार्मूले आपको प्रूव करवा रहा हूँ, और आमने सामने देखोगे, यार ये पाटीदार ने बताया था, उस दिन बताया था ये फार्मूला, हाँ यार ये बताया था, और जब वो 450 ml D2 के लेवल पर बना हुआ देखोगे, आप में से किसी के पास भी इतना D2 इस लेवल में बेस्ट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार अंदर अंदर जब इसके पास कुछ होगा तभी तो इसने बेस्ट प्रोडक्ट बताया। और मैं तो कह रहा हूँ D3 से बना लो आप, सर जी। आपके पास कुंटलों से बन जाएगा। सर जी 98 के बाद में ईएच के बारे में कभी भी मैंने कहीं भी क्लासेस नहीं ली थी। जी सिर्फ आपके क्लासेस सुनने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद मैंने 40 डॉक्टर्स के ऊपर जो है कर्नाटक में रिसेंटली एक क्लास ली, ऑलमोस्ट ऑल 4 hours। जी, This is the donation which has been given by you, sir. अरे सर Because of आपको you. हेड्सअप है Yes, sir. महबूब सर, आपको हेड्सअप है कि आप उनका ज्ञान बढ़ा रहे हो। ऐसे ही Yes. हमारे एक और डॉक्टर है किरण शेट्टी, वो भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये होती बोल के करो, आप सब करो, ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल के करो आप। ठीक है, हेड्सअप आपको सर। Thank जी you, sir. जी, जय मेडी जय मेरी दीपक सर। सर। Okay. मैं एक कैंपिंग कर रहा हूँ सर, उस पे आपका एक फोटो शो कर सकते हैं सर वहाँ पे? कहाँ पे सर? एक उत्तराखंड में सर कैंपिंग करना है सर, हाँ, तो आपका फोटो शो कर सकते हैं सर वहाँ बैनर पे? मेडिकल कैंप। किस चीज के लिए सर? चैरिटेबल से, चैरिटेबल आधार पे। बिल्कुल, आपको क्या चाहिए मुझसे सपोर्ट, ये बताओ पहले। नहीं सर, बस फोटो के लिए ही पूछना था सर, आपका फोटो देना था यार वहाँ पे। मेरा फोटो लोगे तो मेरी तरफ से कुछ लेना पड़ेगा आपको, तो ही मैं आपको वहां पर निवेदन कर सकता हूँ कि ठीक है आप मेरा फोटो लगा लो। मेरी तरफ से आपको क्या हेल्प चाहिए कैंपेन के लिए? तो दिव्या मैम है और हम लोग कर रहे हैं, दोनों लोग मिल करके ठीक कैंप है, को। आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या हेल्प चाहिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आपको कुछ स्पेशल डिसीज के स्पेशल सिंगल प्रोटोकॉल चाहिए, मेरे पास 500 प्रोटोकॉल्स है, मैं आपको पर्सनली देता हूँ। कौन से डिसीज के लेवल पर आप करना चाहते हो उसको प्रूव करो और ग्रुप में डाल देना आप, ये भी मैं आपको दे देता हूँ। बोलो। यहाँ पर दीपक सर ने बहुत सपोर्ट किया, वो तैयार हुए, क्योंकि सर मुझे मेडिसिन में बहुत डर लगता था, कोई एरिया में मेरे पास पेशेंट वगैरह नहीं है, तो मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए दीपक सर ने कहा ठीक है आएंगे, हम लोग एक फ्री कैंप करना चाह रहे हैं 15 बिल्कुल नवंबर के आसपास। बिल्कुल। सर मुझे डर भी लग रहा था कि आप गुस्सा ना करें, दीपक सर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दिव्या मैम, मैं आपको एक मतलब आपके अपने ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, मैं 10 मिनट का ऑडियो बना के डालूंगा। ठीक है, कैसे कैंप को ऑर्गेनाइज कराना, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आप कैसे दे सकते हो। सबसे पहले लिम्फो बूस्टर, पावर बूस्टर, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक को पढ़ लेना आप। ठीक है, ये प्रूफ करने का सबसे बड़ा तरीका। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा तो फिर डाउनलोड में नहीं आएगा, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। ठीक है, मैं ऑडियो बना के ग्रुप में डालता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। आपका एसिड क्योर का तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं 10-15 लोगों को दे चुकी हूँ, 1 टाइम में ही उनकी एसिडिटी जो ब्रेन में चढ़ रही थी वो रुक गई। वेरी गुड मैम, बहुत बहुत बधाई। एसिड क्योर, डाइजो क्योर, मेटाबॉलिक, इनके सबसे अमेजिंग रिजल्ट हैं सर, ये मैंने भी ट्राई किया, सबके रिजल्ट मतलब जबरदस्त है सर। जो सर, पेंटोपेराजोल और ऐसे तरह की चीजें रेगुलर ले रहे थे वो बिल्कुल मतलब बंद हो गया है उनका। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप इन सब चीजों को, आप एसिड क्योर का जितना पैसा कमाते हो ना, ठीक है, एक प्रोडक्ट कोई भी आपके क्लिनिक को दान कर दो आप,
आपकी अच्छा, क्लिनिक आपको नोट कर लेना, क्लिनिक को दान, यानी इस क्लिनिक में जो भी आएगा ये सब इसी एसिड कोर के कारण आएगा। मेडिसिन आएगी तो इसी एसिड कोर की कमी से आएगी। आप दूसरा एक प्रोडक्ट जैसे डायगो केयर, मेरे घर में जो भी किराना आएगा इसके नाम से, ठीक है। तीसरा, कुछ गरीब पेशेंट आएंगे, इससे मैं जितना कमाऊंगा उससे जितनी मेडिसिन आएगी उससे गरीब को आए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 10 प्रोडक्ट के 10 नाम से आप कर लो, मेरे पास यही नाम है। मैं गायत्री परिवार में हर साल 5,000 डोनेट करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे वृद्धाश्रम है 2 हैं, एक खलघाट में एक महेश्वर में, 50-50 हजार रुपए हर साल देता हूँ। ये आपकी इनकम से ही दे रहा हूं मैंने कह रखा है कि इतना पैसा आपको मैं दूंगा। समाज है हमारा, पाटीदार समाज, मेरे फादर हर साल देते हैं 50,000 रुपए। ये इसी इनकम का सोर्स है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। इसलिए आपको भी कहता हूँ थोड़ा सा 5% का आप डोनेट जरूर करिए अपने लेवल। आप चाहे ठीक है सर। गरीबों को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर क्लिनिक में कोई पेशेंट हमारे घर आता है ना और कहता है पैसा नहीं है, बीमार है, तो हम लोग कभी मतलब इसको वापस नहीं भेजते। बिल्कुल बिल्कुल, ये याद रखिएगा सुधीर सर। हाँ, मैं आज तक मतलब मैं थैंक्स टू गॉड है कि चलो इस लायक है हम। जी सुधीर सर, मैं टाइम का बहुत पाबंद आदमी हूँ। टाइम से आना, टाइम पे काम करना। भी 3 पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको मैंने कह दिया कि मैं जैसे 3 बजे के आपको देख लूंगा, ठीक है। तो यही रखते हैं दोस्तों आज हम। थैंक यू।